नमस्कार विद्यार्थियों, ज्ञान प्रवाह बाय आलोक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा यह जो अध्ययन सत्र है ना, ये टीईटी परीक्षाओं के लिए बिल्कुल गेम चेंजर होने वाला है। आज हम हिंदी व्याकरण के एक बहुत ही अहम टॉपिक को डिकोड करेंगे और वो है संज्ञा। तो चलिए, बिना समय बर्बाद किए सीधा इस पीडीएफ पर फोकस करते हैं और आज की इस मास्टर क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, एक नजर डालते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे शब्द भेद यानी विकारी और अविकारी शब्द, फिर संज्ञा की परिभाषा, उसके बाद व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा, फिर हम भाव, समूह और द्रव्यवाचक संज्ञा को देखेंगे और एकदम अंत में संज्ञा का आधुनिक वर्गीकरण यानी गणनीय और अगणनीय संज्ञाएं। चलिए सबसे पहले टॉपिक से शुरुआत करते हैं, शब्द भेद, विकारी और अविकारी। अब यहाँ स्क्रीन पर इस अंतर को ध्यान से देखिए। बाईं तरफ हमारे पास हैं विकारी शब्द। ये वो शब्द हैं जो लिंग, वचन या कारक के हिसाब से ना अपना रूप बदल लेते हैं। उदाहरण के लिए लड़का शब्द को ही ले लीजिए, बहुवचन आते ही ये लड़के या लड़कों बन जाता है। मतलब इसमें एक बदलाव आ गया, एक विकार आ गया। वहीं दूसरी तरफ दाईं ओर देखिए, अविकारी शब्द हैं। ये एकदम जिद्दी होते हैं, कभी अपना रूप नहीं बदलते, जैसे पर या और। अब स्थिति कोई भी हो, और तो हमेशा और ही रहेगा ना। तो ये सिंपल सा लॉजिक है। अब ये जो पॉइंट यहाँ लिखा है ना, इसे एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। संज्ञा एक विकारी शब्द है। टीईटी परीक्षा के नजरिए से ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि संज्ञा के रूप बदल सकते हैं भाई। जैसे मेज से मेजे बन जाता है। तो चूंकि ये बदल सकता है, इसलिए ये 100% विकारी श्रेणी में ही आएगा। इसे भूलना नहीं है आपको। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ, जो है संज्ञा की परिभाषा। और ज्ञान प्रवाह बाय आलोक में हमारी हमेशा यही कोशिश रहती है कि हम इन किताबी परिभाषाओं को आपके लिए एकदम आसान बना दें। अब इस परिभाषा को देखिए। किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, जाति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अगर हम अपने आसपास ही देखें, इसी कमरे का उदाहरण ले लीजिए। ऊपर जो पंखा चल रहा है वो एक वस्तु है। आपके हाथ में जो कलम है वो भी एक वस्तु है। और जहां आप बैठे हैं ये कमरा, ये एक स्थान है। ये सब की सब संज्ञा है। मतलब दुनिया में जिस भी चीज का कोई नाम है ना, वो संज्ञा है। सिंपल। चलिए अब आते हैं तीसरे सेक्शन पर, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा। यहाँ इस टेबल से आपको दोनों का फर्क एकदम शीशे की तरह साफ हो जाएगा। पहले कॉलम में है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये किसी एकदम खास या अनोखे नाम को बताती है, जैसे राम, गंगा, लखनऊ या फिर बजाज पंखा। ये दुनिया में किसी एक स्पेसिफिक पहचान की बात कर रहा है। दूसरे कॉलम में देखिए, जातिवाचक संज्ञा है। ये पूरी की पूरी कैटेगरी या जाति को दिखाती है, जैसे आदमी, नदी, शहर या सिर्फ पंखा। अब अगर मैं शहर कहूं तो वो तो कोई भी शहर हो सकता है ना, लेकिन अगर मैं लखनऊ कहूं तो आपके दिमाग में तुरंत एक ही शहर आएगा। बस यही अंतर है। अब बढ़ते हैं चौथे सेक्शन की ओर, भाव, समूह और द्रव्यवाचक संज्ञा। यहाँ भाववाचक संज्ञा के कुछ बहुत ही बढ़िया उदाहरण दिए गए हैं। ईमानदारी, सच्चाई, बचपन, प्यार। अब देखिए, भाववाचक संज्ञाएं वो होती हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते, ना ही छू सकते हैं। क्या आपने कभी ईमानदारी को सड़क पर चलते हुए देखा है? बिल्कुल नहीं, है ना। ये तो बस वो भावनाएं हैं या जिंदगी के वो पड़ाव हैं जिन्हें हम सिर्फ अंदर से महसूस करते हैं। अगली बुलेट पॉइंट है समूहवाचक संज्ञा, जैसे सभा, भीड़, टीम, परिवार। जब बहुत सारे लोग या चीजें एक साथ मिलकर एक पूरा ग्रुप बना लेती है ना, तो उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भीड़ शब्द को ही ले लीजिए। भीड़ में होते तो बहुत सारे अलग अलग लोग हैं, लेकिन ये शब्द उस पूरे के पूरे समूह को एक साथ दिखाता है। और अब बात करते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा की। इसमें पानी, दूध, लोहा, सोना, ऑक्सीजन जैसी चीजें आ जाती हैं। अगर मैं इसे एकदम सरल भाषा में कहूं तो हमारे आसपास के जितने भी कच्चे, ठोस पदार्थ, तरल पदार्थ यानी लिक्विड और गैस हैं जिन्हें मापा या तौला जा सकता है, वो सब द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब आते हैं हमारे पांचवें और बहुत ही दिलचस्प सेक्शन पर, संज्ञा का आधुनिक वर्गीकरण, गणनीय और अगणनीय। अब यहाँ देखिए, जो पुराने 5 प्रकार थे ना, वो कैसे मजे से इन 2 नए आधुनिक खानों में फिट हो जाते हैं। बाईं तरफ है गणनीय संज्ञाएं,
नाम से ही पता चल रहा है, जिनकी गिनती हो सके, जिन्हें आप अपनी उंगलियों पर गिन सकते हैं, जैसे आदमी या कुर्सी। और दाईं तरफ है अगणनीय संज्ञाएं, जिन्हें गिना नहीं जा सकता, जैसे पानी या ईमानदारी। क्या आप किसी को ऐसे बोलते सुन सकते हैं कि भाई मेरे पास 4 ईमानदारियां हैं? बिल्कुल नहीं। तो देखिए, ये जो नया आधुनिक तरीका है ना, ये चीज़ों को कितना ज़्यादा आसान कर देता है। अब चलते चलते इस बहुत ही दिलचस्प सवाल पर नजर डालते हैं, बीमारी शब्द क्या है? क्या ये जातिवाचक है या भाववाचक? अब देखिए, विद्वानों में इस पर काफी बहस चलती आई है। एक तरफ तो ये बीमारियों की पूरी कैटेगरी को दिखाती है, तो उस हिसाब से ये जातिवाचक लग सकती है। लेकिन दूसरी तरफ बीमारी को छुआ तो नहीं जा सकता ना, ये तो बस शरीर पर पड़ने वाला एक प्रभाव है, तो इस लॉजिक से ये भाववाचक भी हो सकती है। सोचने वाली बात है ना? संज्ञा का टॉपिक ऊपर से जितना आसान लगता है, असल में उतना ही गहरा है। तो आप लोग इस पर विचार कीजिएगा। और हाँ, टीईटी की अपनी तैयारी को ऐसे ही मजबूत करने के लिए ज्ञान प्रवाह बाय आलोक के साथ जुड़े रहें। आज के इस ऊर्जा से भरे सेशन में मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हम ऐसे ही सीखते रहेंगे।